उन्होंने कहा है, जो लियांग कीचाओ है, खास तौर से इन्होंने कहा है कि चीन को आधुनिक बनाने के लिए हमें कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। किस किस चीज में चेंजेस करने पड़ेंगे? शिक्षा में करना पड़ेगा हमें चेंज, ठीक है, सामाजिक व्यवस्था में करना पड़ेगा हमें चेंज, ठीक। और इन्होंने कहा कि इन सब में चेंजेस लाने के लिए और पश्चिमी विचारों से बचने के लिए हमें एकता लानी पड़ेगी अपने देश में, और लोकतंत्र के जो लोकतंत्र की जो विचार है, जो भावना है, उसे हमें चीन में फैलाना पड़ेगा। खास तौर से इन्होंने ब्रिटानिया, यानी ब्रिटानिया मीन्स क्या होता है? ब्रिटेन साम्राज्य, है ना। हमारे देश में भी किसका शासन था? अगर हम हिंदी में बोलते हैं तो हम बोलते हैं ब्रिटानिया। तो ब्रिटानिया, ब्रिटेन के शासन का विरोध किया था इन्होंने, और ये कई बार भारत के लिए भी बोलते थे कि भारत इतना बड़ा देश है, लेकिन सबसे दुख की बात है कि इतने बड़े देश को केवल एक व्यापारिक कंपनी ने अपने कंट्रोल में कर लिया, उसे अपना गुलाम बना लिया। तो वो उनका ये बताना, ये इसका पीछे मकसद ये था, उद्देश्य ये था कि चीन को अपने में परिवर्तन लाना पड़ेगा, ठीक है। चीनियों के दिमाग में ये बताना कि जो उपनिवेश बस रहे हैं, जो यूरोपीय कंट्री जो दूसरे देशों पर अधिकार कर रही है, और उसका जो नकारात्मक नेगेटिव रिजल्ट आ रहा है, उस चीज को उन्होंने अपने देश में चीनियों को, अपने जो नागरिक हैं उनके सामने लाना शुरू किया। बोला अगर इन सब से बचना है तो हमें अपने में परिवर्तन लाना पड़ेगा, हमें अपना आधुनिकीकरण करना पड़ेगा, नहीं तो हमारी स्थिति भी कैसे हो जाएगी जैसे भारत की हुई है, जो एक विशाल देश है, लेकिन वो किसके अधीन है? एक छोटी सी इस जो व्यापार करने आई थी कंपनी, उसके अधीन है। और कमाल की बात है कि उन्होंने ये भी कहा कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो तो बहुत कम है, वो भारतीयों के द्वारा ही भारतीयों का शोषण करा रही है, ठीक है। इस तरीके से उन्होंने हिंदुस्तानियों की आलोचना की है। उन्होंने कहा है कि हमें इस तरीके से व्यवहार नहीं करना है, और खास तौर से उन्होंने पोलैंड का जो बंटवारा किया था यूरोपीय कंट्रीज ने 1890 में, जो पोलैंड के साथ उन्होंने व्यवहार किया था, पोलैंड के टुकड़े कर करके जो आपस में बांट लिए थे, तो इन्होंने उस पोलैंड को एक तरीके से अपने देश में एक ऐसे शब्द के रूप में प्रयोग किया कि कह सकते हो कि जिससे लोगों को पता चले कि ये गलत कार्य हुआ है। और ये शब्द उन्होंने प्रयोग किया एक तरीके से, कैसे कि उन्होंने उसको क्रिया के रूप में प्रयोग कर लिया। अगर हमें ये बोलना है कि हमें अपने देश बचाना है और अपने देश के टुकड़े नहीं होने देना है, तो वो सीधा पोलैंड शब्द का प्रयोग करते थे, यानी पूरी बात उस शब्द से समझ लिया करते थे, और उसके लिए शब्द का प्रयोग करते थे बोलान चू बू, बोलान बू, यानी कि एक तरीके से ये नारा बन गया चीन में कि हमें बोलान बू नहीं बनना है, हमें बोलान बू की तरह नहीं होना है, हमें अपने देश को बचाना है। और दूसरा, इन्होंने कीचाओ ने क्या किया, इनके यहाँ पे जो पारंपरिक धर्म था कन्फ्यूशियस, उसका इन्होंने फेवर किया, क्योंकि कन्फ्यूशियस धर्म जो हम देखते उसमें कुछ भी ऐसा नहीं है, वो एक तरीके से बहुत ही सिंपल धर्म है चीनियों का, हाँ। और उसमें केवल ये बताया कि एक अच्छा स्टूडेंट कैसा होना चाहिए, एक अच्छा बेटा कैसा होना चाहिए, एक अच्छा नागरिक देश का कैसा होना चाहिए। उसमें कोई व्रत उपवास जैसे बोले जाते हैं, ऐसा नहीं है वो धर्म, बिल्कुल सिंपल धर्म है। और उन्होंने इस धर्म का सपोर्ट किया, उन्होंने कहा इस धर्म के सहारे ही, क्योंकि इसमें भेदभाव नहीं है, इसमें कोई आडंबर नहीं है इस धर्म में, ये एक तरीके से हम जो नैतिक शिक्षा देते हैं अपने बच्चों को, वो उसमें मॉरल एजुकेशन है। तो इस धर्म का उन्होंने फेवर किया, उन्होंने कहा ये विचारधारा होनी चाहिए, और इस तरीके से जब समाज आपस में जुड़ेगा तभी हम पश्चिमी विचारों से या पश्चिमी देशों से सामना कर सकते हैं। उसके बाद हम देखते हैं दूसरा जो हमारा पॉइंट है
वो है हमारा गणतंत्र की स्थापना। ठीक, हमारा आधुनिकरण की आरंभ कब हुआ? 16 से लेकर 17 तक। और उस विचारधारा को लाने में कॉन्गेबल और लियाओ किचाऊ ज्यादा उन्होंने आरंभ किया। चीन में आधुनिकरण लाने की कोशिश की, विचारधारा लाने का प्रयत्न किया। और उन्होंने क्या कहा कि सामाजिक और सामाजिक व्यवस्था में शिक्षा में कुछ परिवर्तन होना चाहिए, कन्फ्यूशियस धर्म को अपनाना चाहिए। दूसरा, उन्होंने चीनियों के दिमाग में एक डर बिठाया कि अगर हम एकता के सूत्र में नहीं बनेंगे, अगर हम में राष्ट्रवाद की भावना नहीं आएगी, तो हमारी कंडीशन भी कैसी हो जाएगी? भारत की तरह, जो एक विशाल देश है लेकिन एक व्यापारिक कंपनी के कंट्रोल में आ गया है। तो हमें समझ में आ गया कि सबसे पहले 16 और 17 में ये विचारधारा आई कि चीन को आधुनिक बनना है, और ये विचारधारा ये दोनों लाए। समझ में आ गया बच्चों इतना? बोलिए। यस मैम। दूसरा है हमारा गणतंत्र की स्थापना। दूसरा पॉइंट, गणतंत्र की स्थापना। ठीक, हम जो गणतंत्र के संस्थापक या कह सकते हो आधुनिक चीन का जो संस्थापक है, जो हम कहते हैं कि वास्तविक रूप से जिसने चीन को आधुनिकरण के रास्ते पे चलाया, या उसका जो फाउंडर है ना, तो वो फाउंडर कौन थे? बोलिए, ये शायद नाम आपने पढ़ा होगा, सन यात सेन, ये थे। ठीक, इन्होंने वास्तविक रूप से चीन के में आधुनिकरण की नींव डाली। ठीक, समझ में आया? अगर हमारे पास क्वेश्चन आता है कि चीन के आधुनिकरण के संस्थापक या फाउंडर कौन थे, तो फाउंडर कौन थे? सन यात सेन। ठीक, इन्होंने 3 सिद्धांत दिए। कितने सिद्धांत दिए इन्होंने? 3 सिद्धांत दिए। मैम 3। हाँ, मैंने कहा था पढ़ के आने के लिए चैप्टर, तो कितने बच्चे पढ़ के आए बताओ? कौन से वो 3 सिद्धांत थे? इनके 3 थ्योरी दिए इन्होंने, बोलिए। और मैंने ये कहा था कि छुट्टी पड़ रही है तो आप लोग चीन का थोड़ा पढ़ के भी आना, कहा था। तो उन्होंने 3 सिद्धांत दिए, जिसमें पहला था राष्ट्रवाद। ठीक, दूसरा था गणतंत्र, और तीसरा था, बोलिए तीसरा क्या था? वो तो गणतंत्र में हो गया, बोलिए। लोकतंत्र भी गणतंत्र में हो गया। विदेशी लोगों से चीनी संसाधनों को मुक्त कराना। ठीक है, क्योंकि अंग्रेजों ने भी इसके कई क्षेत्र अपने अधिकार में कर रखे थे, उनके कई संसाधनों पर अपना अधिकार जमाया था, तो उन सब से आजाद कराना, अपने क्षेत्रों को वापस लेना, ये इन्होंने कहा था। अब राष्ट्रवाद से मतलब क्या था? राष्ट्रवाद से मतलब था कि जो उस समय जो शासक था, राष्ट्रवाद का उनका मतलब अलग है थोड़ा सा। वहां पर जो प्राचीन राजवंश चल रहा था, ठीक है, जो पहला शासक था, कौन सा शासक था? मांचू वंश। मांचू, ठीक है, वंश, ये वहां पर शासन करता था।
और ये एक तरीके से इसे जो वहां के लोग थे अपना शासक दिल से नहीं मानते थे इसे, क्योंकि इसे जो साम्राज्यवादी सरकार थी, ब्रिटेन था, उसने इसको बिठाया था। विदेशी शक्तियों के रूप में इसे देखा जाता था, माना जाता था ये विदेशी जो शक्तियां हैं, जो दूसरे देश के लोग हैं, उनका ये शासक है, क्योंकि उनके द्वारा बिठाया गया है। तो सन यात सेन ने क्या कहा कि सबसे पहले तो इसे हटाना है हमें चीन से, ठीक। और इसको हटाने का मतलब है हमारे देश में राष्ट्रवाद आना, हमारा शासक किसी और के द्वारा बिठाया गया है, तो सबसे पहले हमें मांचू वंश को हटाना है। दूसरा उन्होंने कहा गणतंत्र की स्थापना करनी है हमें, ठीक। यहाँ पर जो स्थापना होगी लोकतांत्रिक मूल्यों के आधार पर सरकार का गठन किया जाएगा, ठीक। और तीसरा उन्होंने कहा कि जो हमारे संसाधन हैं, जो विदेशियों के अधिकार में हमारे संसाधन हैं, उनसे हमें उनको आजाद कराना, अपने जो क्षेत्र हैं दूसरे देशों के अधीन, खासतौर से ब्रिटेन के, उससे हमें उनको छुड़वाना है। ये 3 उन्होंने सिद्धांत दिए थे, ठीक। इसके बाद जो इनके विचारों से ही एक और नेता आया जिसका नाम था कुओमिनताम। ठीक। ये एक तरीके से सन सेन यात के विचारों से बहुत प्रभावित थे, ठीक। ये चीन में क्या करना चाहते थे, परिवर्तन करना चाहते थे। वो चाहते थे कि चीन में लोकतांत्रिक सरकार का गठन किया जाए, लेकिन कैसा हो वो लोकतांत्रिक, जिसमें सैन्य शक्ति ज्यादा स्ट्रांग हो। उन्होंने कहा कि अगर चीन को चेंज होना है, कुछ अपना स्ट्रांग कंट्री बनना है, तो सबसे पहले चीन की आर्मी स्ट्रांग होनी चाहिए, ठीक। दूसरा उन्होंने एक और काम किया, जो थे आपके वॉर लॉर्ड्स थे, इनके अधीन जमीनें थी। इन जमीनों को छीन कर इन्होंने किसानों में बांट दिया था, ठीक है। वो मानते थे कि जमीनों पर जो स्थानीय नेता है उनसे सत्ता छीन ली गई और उनकी जगह क्या किया गया, उनको किसानों में बांट दिया गया, ठीक। अपने नियंत्रण किया और साम्यवादियों को खत्म कर डाला। जो साम्यवादी विचार थे, जो कम्युनिस्ट विचार थे, उनको उन्होंने नष्ट कर दिया। वो खासतौर से किसके विचारों से प्रभावित थे, सन यात सेन से, ठीक। और ये किस विचारों से प्रभावित है, गणतंत्र से, लोकतंत्र से प्रभावित है। तो उन्हीं विचारों को इन्होंने फॉलो किया और जो उनका मानना था या जो वो चाहते थे, एक तरीके से उनकी विचारधारा को यहाँ पर इन्होंने आगे बढ़ाया। इन्होंने कुओमिनताम ने, ठीक। इन्होंने बहुत समय तक चीन को चेंज किया, इनकी शिक्षा प्रणाली में चेंज किया, ठीक। इन्होंने इनके सामाजिक, कह सकते हो, परिवर्तन किया। इन्होंने औद्योगिकरण कराया। ये बात अलग है कि इनके काल में जो औद्योगिकरण था वो थोड़ा धीमा था। संघाई जो क्षेत्र है इनका, बहुत बड़ा नगर है, उसमें भी इतनी स्पीड में नहीं हुआ था, लेकिन इन्होंने शुरुआत कराई, आधुनिकीकरण किया, सैन्य शक्ति बढ़ाई, सेना को मजबूत किया और विश्वविद्यालय की स्थापना की। उन्होंने सामाजिक और सांस्कृतिक बदलाव के लिए शिक्षा में भी परिवर्तन किया। तो एक तरीके से कह सकते हैं कि जो कुओमिनताम थे, उन्होंने सन यात सेन के विचारों को आगे बढ़ाया और चीन में औद्योगिकरण का आरंभ किया और शुरुआत उन्होंने की। उसके जो रास्ता है उस पर वो आगे
बढ़े, ठीक है। लेकिन इनके साथ एक बात थी, इन्होंने इतना कुछ किया, लेकिन ये महिलाओं के लिए इनके विचार जो थे वो थोड़े से कैसे थे, पुराने। ठीक है, इनका ये मानना था जो महिलाएं हैं वो खासतौर से महिलाओं को बहुत कम वेतन मिलता है और ये चाहते थे जो महिलाएं हैं वो घर में ही रहें, घर में ही कार्य करें। उनके जो कपड़े हैं उनके बारे में भी उन्होंने कहा उनके लंबे लंबे कपड़े होने चाहिए, ठीक है। उन्होंने कहा उन्हें घरेलू स्तर पे ही वो देखने पर जोर देते थे, वो चाहते थे महिलाएं घर में ही रहें, ठीक। इस तरीके से सांस्कृतिक बदलाव आया इनके टाइम पर, सामाजिक परिवर्तन आया, शिक्षा के क्षेत्र में परिवर्तन आया और खास तौर से पत्रकारिता, पत्रकारिता जानते हो? विशाखा क्या होती है पत्रकारिता? बोलो, मास मीडिया है आप लोगों के पास? मैम मीडिया, मैम जर्नलिज्म जो होता है वही तो हाँ होती है जर्नलिज्म, पत्रकारिता। हाँ जर्नलिज्म, ठीक है ना। तो इनके काल में पत्रकारिता बहुत विकसित हुई, डेवलप हुई, नई नई बातें लिखी गई, ठीक है। इसी तरीके से उन्होंने एक एग्जाम्पल भी दिया है, उन्होंने शाओ तोआ फैन, उन्होंने एक पत्रिका छापते थे वीकली, लाइफ वीकली, जिससे वो विश्व के जो महान लोग होते थे उनके विचारों को वो अपने इस वीकली मैगजीन में छापा करते थे। उन्होंने महात्मा गांधी के विचारों को भी छापा है। उन्होंने तुर्की के जो आधुनिक पसंद नेता थे कमाल अतातुर्क, उनके विचारों को भी अपने मैगजीन में जगह दी। तो एक तरीके से कह सकते हैं इन्होंने पत्रकारिता को काफी प्रमोट किया, ठीक। और इन लोगों ने लोकतंत्र की स्थापना वहां पर की। अब आता है कि इधर क्या यही शासन चलता रहा? नहीं, उसके बाद चीन में कौन सा शासन आया? साम्यवादी, कम्युनिस्ट, जो आजकल है। अब नहीं है चीन में लोकतंत्र, है अभी लोकतंत्र? बोलो मैम, अब कौन सी सरकार है वहां पर? मैम कम्युनिस्ट, साम्यवादी, ठीक, साम्यवादी। जो आपके ये थे कुओमिंतांग, ये जब चीनियों पर जापान ने जब हमला किया, आक्रमण किया 1937 में, तो इन्होंने उनके आक्रमण का सामना नहीं किया बल्कि ये पीछे हट गए, ठीक। और ये युद्ध ने एक तरीके से चीन को बहुत कमजोर कर दिया। ये युद्ध कब घटा? 1937 में। और जब भी युद्ध होता है तो आपको मालूम होना चाहिए उस देश की आर्थिक स्थिति बिगड़ जाती है, आर्थिक मंदी आ जाती है। ये मैं स्टार्टिंग से आपको बताते जा रही हूँ, कीमतें बढ़ जाती हैं। तो उस टाइम ये युद्ध हुआ और इस युद्ध के कारण चीन की आर्थिक स्थिति बिल्कुल खराब हो गई और कीमतें हर महीने 30 गुना बढ़ने लगी। जो आज 30 रुपए में दूसरे महीने वो 60 हुई, तीसरे महीने में 90 हुई, इस तरीके से 30 गुना कीमतें बढ़ती चली गई। और इसका फायदा उठाया किसने? चीन की साम्यवादी दल ने, जिसका गठन हुआ था 1921 में, ठीक है। इसने इस स्थिति का फायदा उठाया। उन्होंने कहा कि चीन में कौन सा दल होना चाहिए, क्या होना चाहिए? साम्यवादी दल होना है ना, साम्यवादी दल होना चाहिए। और ये जो इसके जो प्रमुख नेता थे वो थे माओ त्से तुंग, माओ त्से तुंग।
ऐसे इन्होंने चीन में जो कह सकते हो साम्य विचारधारा को फैलाया। ठीक, इन्होंने विचारों तरीकों को बताया और ये खास तौर से पूरी तरीके से चीन में परिवर्तन चाहते थे। ठीक, बिल्कुल चेंजेस चाहते थे। और जब ऐसा नहीं है कि कोई मी तांग ने इसका विरोध नहीं किया या इनको दबाने की कोशिश की, लेकिन ये लोग बहुत चालाक थे। इन लोगों ने ये कहाँ पर शरण ले लेते थे, एक जगह थी जियांगसी, वहां पर उनके पहाड़ों पर ये शरण लेकर रहा करते थे, छुपकर रहा करते थे, जिसके कारण जो कुओ मी नातांग जो थे वो इनका दमन नहीं कर पाए। ठीक, इन्होंने कहा कि क्या कहा इन्होंने, बहुत सारे, क्योंकि ये जानते थे कि जो वो सरकार जो फेल हुई है गणतंत्र, उसमें मेन चीजें क्या है, उनमें क्या परिवर्तन करना चाहिए था। इन्होंने नए आधुनिकीकरण के लिए उन्होंने कहा अधिक से अधिक औद्योगिकरण होना चाहिए। दूसरा, उन्होंने कहा किसानों के पक्ष में बात कही कि किसानों के लिए कार्य करना चाहिए। तीसरा, उन्होंने महिलाओं के अधिकार के लिए, बनसभा सीधा बैठो, महिलाओं के विकास के लिए बात की, उनके अधिकारों का फेवर किया। सॉरी, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, उन्होंने कुछ परिवर्तन भी किए, कुछ कानून भी बनाए। उन्होंने कहा महिलाओं के लिए थोड़ा सा जो शादी के जो कानून है उसको थोड़ा सा लचीला किया जाए, तलाक लेना उन्होंने आसान किया, उनके अधिकारों की बात की। तो इन सब परिवर्तनों के कारण साम्यवादी दल को समाज का सपोर्ट मिलना शुरू हो गया। ठीक है, इतना समझ में आ गया आप सबको? यस मैम। हाँ, इधर कई बार एक क्वेश्चन आ जाता है, लॉन्ग मार्च से आप क्या समझते हैं? लॉन्ग, लंबा, लंबी यात्रा। मार्च से आप क्या समझते हैं? लंबी यात्रा से आप क्या समझते हैं? जो कम्युनिस्ट दल था, ठीक है, उन लोगों को जब दमन किया जा रहा था, ठीक, तो उस दल को मतलब जब दमन किया जा रहा था तो इन लोगों ने अपने जहां पे शिविर लगा रखे थे, उस शिविरों को छोड़कर उन्हें मजबूरी में सांगासी, ठीक है, वहां जाना पड़ा। जैसे मैंने बताया था ना आपको, कुओमिंतांग जो थे उन्होंने दमन करना चाहा, जिनकी पहले सरकार थी, लोकतंत्र सरकार थी, उन्होंने इनका दमन करना मतलब इनको खत्म करना चाहा ताकि उनकी सत्ता ना हिल सके। तो उन लोगों से बचने के लिए ये लोग कहाँ चले गए? शांगसी नगर की तरफ चले गए, जो 6000 मील दूर थी, और इन्होंने ये यात्रा पैदल की थी। ये यात्रा कैसे तय की थी? पैदल की थी। इसलिए इतिहास में ये लॉन्ग मार्च के नाम से जानी जाती है। कई बार 1 नंबर के क्वेश्चन में आता है लॉन्ग मार्च से आप क्या समझते हैं, तब आप बताएंगे 1934 से लेकर 35 में जब कुओमिंतांग ने साम्यवादी दल पर नाकेबंदी कर दी, तब उन्हें अपने स्थान से छोड़कर कहाँ जाना पड़ा? सांगासी जगह जाना पड़ा, यात्रा करनी पड़ी, और ये यात्रा इन्होंने पैदल की थी, और ये 6000 मील की लंबाई इन्होंने तय की थी। तो इसी यात्रा को क्या कहा जाता है? ठीक है, इतना हो गया बच्चों? यस मैम। उसके बाद हम ये खत्म हो जाएगा आपका, फिर आप देखेंगे नए जनवाद की स्थापना की गई, और 1949 में इसी साम्यवादी दल ने वहां पर सरकार बनाई। लेकिन ये जो साम्यवादी दल था
ये जो, क्योंकि हम मानते हैं कि साम्यवादी जो विचारधारा के जो जनक है ना, फाउंडर है या जनक है, वो कौन है? सोवियत रूस। ये विचारधारा कहां से आई है? सोवियत रूस। लेकिन ये जब हम चीन के साम्यवादी विचारधारा देखते हैं, उसमें कुछ परिवर्तन है। उनकी जो सोवियत संघ की जो विचारधारा है उससे ये अलग है। पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की जो सरकार थी वो 1949 में चीन में बनी, और इन्होंने जो साम्यवादी सरकार का गठन किया वो सोवियत रूस की साम्यवादी सरकार से थोड़ी सी अलग थी, उसकी विचारधारा से अलग थी। ठीक है, समझ में आ गया? इन्होंने क्या क्या परिवर्तन Yes, किए? हाँ, इन्होंने कहा कि नया जो लोकतंत्र है वो सामाजिक वर्गों का गठबंधन, जो नई सरकार होगी समाज के सभी वर्ग हैं उनका गठबंधन होगा। अर्थव्यवस्था के मुख्य क्षेत्र सरकार के नियंत्रण में रखे जाएंगे और निजी कारखानों और भू स्वामित्व को धीरे धीरे खत्म कर दिया जाएगा। इस तरीके से इन्होंने घोषणा की और वहां पर परिवर्तन किए और चीन में आधुनिक परिवर्तन की लहर चला। ठीक, इसके बाद हम पढ़ेंगे, आपका एक टॉपिक रह जाता है ताइवान का किस्सा, जो हम कल खत्म करेंगे। ठीक है? हाँ बच्चों, समझ में आ गई बात इतनी? yes, ये ma'am. टॉपिक रह गया ताइवान, लेकिन कल आप सब पढ़ के आएंगे, ऐसा नहीं है कि मैं ही बोलती रहूं।